प्रिय विद्यार्थी, डीएनए रेप्लिकेशन के सेकेंड पार्ट में आप लोग का स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में डीएनए रेप्लिकेशन के हम लोग इनिशिएशन तक पढ़े थे। तो रेप्लिकेशन के लिए प्राइमर आरएनए की आवश्यकता होती है। रेप्लिकेशन फोर्क के द्वारा होता है। रेप्लिकेशन के अनेक स्टेज हो सकते हैं: प्री प्राइमिंग, प्राइमिंग, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन और रेगुलेशन। तो इसमें हम लोगों ने जैसे यहाँ पर स्लाइडिंग क्लैंप कैसे बन रहा है, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी इत्यादि का किस प्रकार से इसमें रोल है, और ओरी पर किस स्थान से यह प्रक्रिया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से प्रोकैरियोट में शुरू होता है, और उसी प्रोसेस का यहाँ पर स्टेप वाइज डिटेल है। प्राइमोजोम कैसे कॉम्प्लेक्स करते हुए देखिए यहाँ डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी जो कि लोडर है डीएनए बी का, ये कार्य कर रहा है। बीच में यहाँ डीएनए टोपो आइसोमरेज जो कॉइलिंग है, अनवाइंड होने पर जो टेंशन क्रिएट होता है उसे दूर करता है। तो ये हम लोगों ने बुनियादी तौर से ये सब चीज़ें देखे थे। अब यहाँ पे स्लाइडिंग क्लैंप तक का रिंग बन गया है, फोर्क का निर्माण हो गया है, या आगे इसे बढ़ना है। इनिशिएशन की प्रक्रिया ओरी से प्रारंभ करना है। डीएनए ए बॉक्स पर डीएनए ए नामक प्रोटीन लगता है। हेलिकेज कैसे आगे काम करते जाएगा, पर हेलिकेज के बजाय डीएनए बी यहाँ पर होता है प्रोकैरियोट में जो कार्य करता है। तो इस प्रकार से स्ट्रैंड अलग हुआ। एसएसबी प्रोटीन किस प्रकार से सिंगल स्ट्रैंड के स्टेबलाइजेशन का कार्य करता है। अब हम लोग अपने इस राह पर आगे बढ़ते हुए इलोंगेशन, टर्मिनेशन और रेगुलेशन ऑफ रेप्लिकेशन पर इस क्लास में चर्चा किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक सामने जो डायग्राम है इसमें यह दिखाया गया है कि रेप्लिकेशन फोर्क का निर्माण होता है, और यह रेप्लिकेशन फोर्क आगे बढ़ते जाएगा और इलोंगेशन की प्रक्रिया चलेगी। वंस प्राइमिंग इज कंप्लीट, डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम is loaded into the DNA and replication begins। यहाँ इसका इलोंगेशन इनिशिएशन के समय तक प्राइमर वगैरह सब बन गया है। अब ये यहाँ से आगे की ओर बढ़ता है। इलोंगेशन इसका मतलब पॉलीमेराइजेशन, डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है डीएनए का, उस दोनों स्ट्रैंड इसमें टेम्पलेट रहते हैं, तो उन दोनों स्ट्रैंड पे कॉरेस्पॉन्डिंग बेस सीक्वेंसेज एक मिरर चूँकि बनाना है, मिरर इमेज टाइप का डीएनए 2 बनना चाहिए। तो इस प्रकार से वो आगे की ओर बढ़ाता है। तो जो एंजाइम इसमें लगता है पॉलीमराइजेशन का काम करता है वह होता है डीएनए पॉलीमरेज होलो एंजाइम। और द कैटालाइटिक मैकेनिज्म ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3 involves the use of 2 metal ion in active site and a region in the active site that can discriminate between deoxyribonucleotide and ribonucleotides। देखिए बहुत बुनियादी बात है। जो कैटालिसिस का मैकेनिज्म होगा डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा, इसे 2 मेटल की ज़रूरत पड़ेगी, मेटल आयन की, और साथ में एक ऐसा एक्टिव साइट की भी इसमें आवश्यकता रहती है जो कि यह विभेदित कर सके कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड दोनों में कौन है। भाई यदि डीएनए बना रहे हैं तो राइबोन्यूक्लियोटाइड तो वहाँ आएगा नहीं, आएगा तो उसे नहीं सेलेक्ट करना होगा, और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड डीएनए बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। द मेटल आयंस आर जनरल डाइवैलेंट कैटायन that help the 3OH initiate a nucleophilic attack onto the alpha phosphate of the deoxyribonucleotide and orient and stabilize the negatively charged triphosphate
ऑन द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। यह इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है। हमने इसमें यह बताया कि डीएनए पॉलीमराइजेशन में इलोंगेशन के लिए डीएनए पॉलीमरेज 3 होलो एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है, और डीएनए पॉलीमरेज 3 इन्वॉल्व्स 2 मेटल आयन लेता है एक्टिव साइट में, और जो एक्टिव साइट है उसमें क्षमता होती है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड को विभेदित कर सके, और केवल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड को पिकअप करे, क्योंकि इसे डीएनए बनाना है। मेटल आयन डाइवैलेंट कैटायन होता है, और यह न्यूक्लियोफिलिक अटैक का काम करता है, जिससे कि अल्फा फास्फेट ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड and orient and stabilize negatively charged triphosphate on deoxyribonucleotide। ये दो काम यह करेगा। Nucleophilic attack by 3OH on alpha phosphate releases pyrophosphate, which is then subsequently hydrolyzed by inorganic phosphatase into 2-phosphates। This 2-phosphates means pyrophosphate। This hydrolysis drives DNA synthesis to completion। Furthermore, DNA polymerase 3 must be able to distinguish between करेक्टली पेयर्ड बेसेज एंड इनकरेक्टली पेयर्ड बेसेज। अब बेस जो आए हैं वो करेक्ट उनकी पेयरिंग है कि नहीं, यह भी उसे समझना रहता है। द एबव इज एकम्प्लिश्ड बाय डिस्टिंग्विशिंग वाटसन एंड क्रिक पेयर बेस पेयर थ्रू द यूज ऑफ एन एक्टिव साइट पॉकेट that is complementary in shape to the structure of correctly paired nucleotides। This pocket has a tyrosine rigid that is able to form van der Waal interaction with the correctly paired nucleotides। तो इस प्रकार से इनकरेक्टली और करेक्टली पेयर्ड जो न्यूक्लियोटाइड रहेंगे उनको डिस्टिंग्विश किया जाता है। In addition, double-stranded DNA in the active site has a wider major groove and shallow minor groove that permits the formation of hydrogen bonds with the third nitrogen of purine base and the second oxygen of pyrimidine base। Finally, the active site makes extensive hydrogen bonds with the DNA backbone। These interactions result in DNA polymerase 3 closing around a correctly paired base। If a base is inserted and incorrectly paired, these interactions could not occur due to disruption in hydrogen bonding and van der Waal interaction। तो इसका कहने का तात्पर्य यह है कि होलो एंजाइम जो है डीएनए पॉलीमरेज यह एडिशन तो करता है, और पॉकेट के द्वारा ये और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा डिस्टेंस और मेजर और माइनर ग्रूविंग वाटसन क्रिक के मॉडल में जो है, इन तीनों के आधार पर करेक्ट या मिस मैच ऑफ द न्यूक्लियोटाइड को यह समझता है, और जो इनकरेक्ट है वो अलग हट जाएगा। डीएनए इज रीड इन द 3-5' direction, therefore nucleotide are synthesized or attached to template strand in the 5-3 direction। However, one of the parent strand DNA is 3-5' while the other is 5-3'। तो देखिए ओरिएंटेशन तो जो पेरेंट डीएनए है उसका अलग है, तो एक ही डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम काम कर सके इसके लिए यह जरूरी है कि दूसरे स्ट्रैंड पे फ्रैगमेंट में यह कार्य हो। टू सोल्व दिस रेप्लिकेशन अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन हेडिंग टुवार्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क। द लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन ए कंटिन्यूअस फैशन ओनली रिक्वायरिंग वन प्राइमर। On the other hand, the lagging strand heading away from the replication fork is synthesized in a series of short fragments known as Okazaki fragments, consequently requiring many primers। तो एक स्ट्रैंड जो है लीडिंग स्ट्रैंड
उस पर तो एक आरएनए प्राइमर से कार्य आगे बढ़ते जाएगा, परंतु जो लैगिंग स्ट्रैंड है वह क्या करेगा, तो उस पर अनेक प्राइमर लगेंगे और जो डीएनए की सिंथेसिस होगी वह इन ए सीरीज ऑफ शॉर्ट फ्रेगमेंट, जिसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जानते हैं। और ओकाजाकी फ्रेगमेंट फ्रेगमेंटेड डीएनए बन रहा है, इसलिए हर टुकड़े के पहले आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है। तो यह मेनी प्राइमर को लैगिंग स्ट्रैंड पे आवश्यकता पड़ती है, पर लीडिंग स्ट्रैंड में एक ही आरएनए प्राइमर रहेगा। RNA primers of Okazaki fragments subsequently degraded by RNase H and DNA polymerase 1, जो कि एक्सोन्यूक्लिएज एक्टिविटी शो करता है, एंड द गैप्स और निक्स आर filled with deoxyribonucleotide and sealed by the enzyme ligase। तो देखिए यहाँ 3 एंजाइम की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है। पहला एंजाइम है आरनेज एच, ये क्या करेगा, तो ये प्राइमर आरएनए को हटाएगा, और डीएनए पॉलीमरेज 1, अब ध्यान दीजिएगा डीएनए पॉलीमरेज 3 नहीं है, यह डीएनए पॉलीमरेज 1 है, यह एक्सोन्यूक्लिएज की एक्टिविटी दिखाता है। एंड दी गैप्स, और जो बीच में गैप हुआ, और निक्स आर फिल्ड विथ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, वहाँ पर डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड उस गैप में डाल दिए जाएंगे, और जहाँ गैप में न्यूक्लियोटाइड डाले जाएंगे उस गैप को फिर सील करने का काम लाइगेज नाम का एंजाइम करता है। टर्मिनेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई is completed through the use of termination sequence and the TUS protein। तो जो डीएनए का सीक्वेंस है उसी में टर्मिनेशन सीक्वेंस है, और उस सीक्वेंस पर एक प्रोटीन बाइंड कर जाता है जिसे टस प्रोटीन कहते हैं। दीज सीक्वेंसेज अलाउ द 2 replication fork to pass through in only one direction but not the other। DNA replication initially produces 2 catenated or linked circular DNA duplex, and each comprising 1 parental strand and 1 newly synthesized strand। हम लोग जानते हैं कि बाय नेचर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है। दिस कैटिनेशन कैन बी विजुअलाइज्ड एज 2 interlinked rings which cannot be separated। Topoisomerase 4 in E. coli unlinks or decatenates the 2 circular DNA duplex। अब यह डीएनए के रेगुलेशन का कार्य टर्मिनेशन होने के बाद भी यह सवाल आता है कि इतनी दूरी की प्रक्रिया जो हम लोगों ने तय किया, उसमें इस डीएनए के रेप्लिकेशन का रेगुलेशन कैसे होता है। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके रेगुलेशन करेंगे। पहली बात तो ये कि ये समझ लीजिएगा कि जितने पॉलीमरेज, टोपोआइसोमरेज, गरेज, गाइरेज, डीएनए ए, डीएनए बी, डीएनए सी, ये सब भिन्न भिन्न प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है। प्राइमर आरएनए और आरएनए पॉलीमरेज, तो ये सारे एंजाइम जो अपने अपने जगह पे हैं, ये सब प्रिसाइजली काम करने के लिए उत्तरदायी हैं। सबका अपना अपना रोल है और अपने अपने स्थान पर यह सटीक ढंग से काम करते हैं। तो इनमें से किसी को रेगुलेशन से अलग नहीं रख सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन के। फिर भी कुछ और ख़ास मुद्दे इन्हीं में से जिन्हें हाईलाइट किया जा सके, जो डीएनए रेप्लिकेशन के दर को भी प्रभावित कर सकें, तो आइए देखते हैं। रेगुलेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन इज थ्रू सेवरल मैकेनिज्म, अनेक रास्ते हैं। मैकेनिज्म इन्वॉल्व द रेशियो ऑफ एटीपी टू एडीपी। अब देखिए प्रक्रिया में एटीपी का रिक्वायरमेंट है,
तो एटीपी और एडीपी का रेशियो जो है यह भी इसको रेगुलेट करने का काम कर रहा है। यह एनर्जी करेंसी है ना एटीपी। तो एटीपी मान लीजिए कि 100 एटीपी है और ये सिंथेसिस की प्रक्रिया चल रही है, 90 एटीपी गया और 10 एटीपी बचा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, रेशियो बदल जाएगा, एटीपी टू एडीपी। एडीपी की संख्या बहुत ज़्यादा, एटीपी की कम। तो अब इसका एनर्जी सप्लाई कैसे संभव हो पाएगा? तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि एडीपी पुनः रीजनरेट होकर वापस एटीपी बन के ना आ खड़ा हो। तो इसलिए एटीपी और एडीपी का जो रेशियो बनता है वह रेशियो यदि एटीपी के पक्ष में है, एटीपी बटा एडीपी, ठीक है, तो यदि 1 से कम है तो मतलब एटीपी कम है, और यदि 1 से ज़्यादा है तो मतलब एटीपी ज़्यादा है। तो ये रेशियो 1 से कम रहेगा तो प्रक्रिया में सुस्ती आएगी, रुकेगा। परंतु यदि 1 से अधिक है रेशियो, अर्थात एटीपी की बहुलता है एडीपी की कम है, तो वैसी स्थिति में प्रक्रिया तेज़ी से आगे बढ़ेगा। चलिए, तो एक पॉइंट तो ये हुआ कि एटीपी टू एडीपी रेशियो यह निर्धारित करता है कि रेप्लिकेशन आगे कैसे बढ़े। ए ऑफ डीएनए ए, अब यह ध्यान दीजिएगा आप लोग, डीएनए ए जब लिखते हैं तो डीएनए के जगह पर डी कैपिटल, एन छोटा और ए छोटा, ये ऐसे ही होता है। जवाब में आप लोगों ने भेजा था पिछले क्लास के प्रश्न के कि डी कैपिटल एन कैपिटल ए और तब ए आपने कर दिया था, ठीक है। तो इस बात को ज़रा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि कैपिटल डी, स्मॉल एन, स्मॉल ए, बी और सी, यह 3 प्रकार का होता है। बड़ी योगदान है इसका, बिगनिंग में आप लोग को बताया है। सी जो है वह लोडर का काम करता है। बी में जब सी लगता है तब बी लोड होता है, और ए डीएनए ए बॉक्स पर जो डीएनए का सेगमेंट है वहाँ पर जाके वह पहले अटैच होता है और डीएनए बी और सी के लिए रास्ता बनाता है, और डीएनए सी लोडर का काम करता है डीएनए बी के, और लोड करने के बाद डीएनए सी अलग हट जाता है। और डीएनए बी जो है यह बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और यह आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधि शो करता है। तो दूसरा पॉइंट है कि डीएनए ए टू द नंबर ऑफ डीएनए ए बॉक्स। बिगिनिंग में मैं बताया था कि देखिए, प्री प्राइमिंग और प्राइमिंग की जो घटनाएं हो रही हैं तो उसमें डीएनए ए बॉक्स ये क्या चीज़ है। तो जो ओरी आप जानते हैं ना, सेंटर ऑफ ओरिजिन, उस जगह पर डीएनए के स्ट्रक्चर में यह इनबिल्ट है डीएनए ए बॉक्स, और इस डीएनए ए बॉक्स पर ही डीएनए ए जाके बाइंड होता है। तो बॉक्स की संख्या 5 है मान लीजिए, जो डीएनए पे जगह है वो 5 है, तो वहाँ पे 15 जाके डीएनए ए तो बैठेगा नहीं। यह एक प्रोटीन है डीएनए ए, तो यह प्रोटीन 15 जाके बैठेगा नहीं। तो अब डीएनए ए टू द नंबर ऑफ डीएनए ए बॉक्सेज, तो जहाँ पर वहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है ओरी में, वह बॉक्स की संख्या भी इस बात को निर्धारित करती है कि प्रक्रिया की गति क्या रहेगी। डीएनए ए वहाँ पर ज्वाइन हो रहा है और कि नहीं हो रहा है, तो वह डीएनए ए बॉक्स पर, तो ये दोनों इस बात पर निर्भर करेगा। द हेमीमिथाइलेशन एंड सिक्वेस्टरिंग ऑफ ओरी सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रहता है, उसका अपना योगदान है, उसी में डीएनए ए के बॉक्सेज रहते हैं, वहीं पर बाइंड होता है। तो उसका हेमीमिथाइलेशन से उस प्रक्रिया में सहयोगी होता है,
तो इसका अपना रोल है। द रेशियो ऑफ ATP टू ADP इंडिकेट्स दैट सेल हैज रीच्ड ए स्पेसिफिक साइज and is ready to divide. This signal occurs because in a rich medium, the cell will grow quickly and will have a lot of excess DNA. Further, DNA A binds equally well to ATP or ADP, and only the DNA A ATP complex is able to initiate replication. तो हम लोगों ने देखा कि इस प्रकार से DNA रेप्लिकेशन के रेगुलेशन के लिए कुछ और भी ये चीज़ें हैं जो काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। A fast growing cell have more DNA A ATP than DNA A ADP. ये देखिए कंबाइंड फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स बनाया गया है। तो यदि फास्ट ग्रोइंग सेल है तो वहाँ पर DNA A ATP का जो संख्या है वो ज़्यादा रहेगा, और ज़्यादा रहेगा तो ग्रोथ ज़्यादा होगा, रेप्लिकेशन में भी तेज़ी आएगी। तो किससे ज़्यादा रहेगा, अब ये सवाल है। तो DNA A ADP का जो कॉम्प्लेक्स है या बाइनरी कॉम्प्लेक्स, इससे ज़्यादा रहेगा। As level of DNA A are strictly regulated and 5 DNA A अब ये दो लिंक्ड है, ये भी कॉम्प्लेक्स बना रहा है। डाइमर्स आर नीडेड टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। The ratio of DNA A to the number of DNA A boxes in the cell is important. अभी मैं पहले ही बताया था ये बात। After DNA replication is complete, this number is halved. ये आधा हो जाता है ये नंबर। Thus DNA replication cannot occur until the level of DNA A protein increases. तो ये प्रक्रियाएं हैं जो कि रेगुलेशन का कार्य करती हैं DNA रेप्लिकेशन का। धन्यवाद। आप दोनों क्लास को मिला के देखेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, लेक्चर 7-8, तब जो है ये आपको और थोड़ा क्लियर होगा। आपके लिए मैंने कुछ सवाल यहाँ पे रखे हैं। पहला है, विच एंजाइम हेल्प्स इन इलोंगेशन? कौन सा एंजाइम इलोंगेशन का काम करता है? हाउ RNA प्राइमर इज रिमूव्ड? RNA प्राइमर को कौन हटाएगा? व्हाट हेल्प्स इन टर्मिनेशन? अब मैं यहाँ फिर नहीं बताऊँगा, पहले बताया हूँ। दो रास्ते हैं, एक तो साइट और दूसरा प्रोटीन। अब कौन कौन क्या है वो आप लिखेंगे। व्हाट रोल इज परफॉर्म बाय लाइगेज एंजाइम? DNA A हाउ रेगुलेट्स द रेप्लिकेशन? ये अभी आपको बताना है। तो आप लोगों ने बड़ी ध्यान से मुझे पढ़ा, सुना, देखा। आप लोग को धन्यवाद है। इस कोरोना काल में जो मैं कर सकता हूँ अपने तरफ से बेहतर करने का प्रयास करता हूँ। आप लोग को यदि अच्छा लगे, आप लोग और भी लोगों के क्लास पढ़ते होंगे तो अच्छा लगे, जूम वर्सेस यूट्यूब वीडियो, तो आप लोग इसे लाइक करिएगा। अब आपके ये कहने से कि ये आपको ये रास्ता अच्छा है, ये तो सर्वे मैं करा चुका हूँ, उस पर नहीं निर्भर करेगा। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या लाइक और सब्सक्राइब आ रहा है। तो आप लोग को मेरा उत्साह वृद्धि करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद दोस्तों। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।